Hello students, I am Pramod Sharma, Faculty of Geography, Ecology, Environment and Biodiversity। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी क्लास विशेष रूप से पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चल रही है, जिसमें कुछ मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और यह छोटे छोटे वीडियो डेफिनेटली आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे, है ना। तो इन वीडियोस को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स, अपनी जो भी सजेशंस हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, ऑलवेज गिव मी विद ओपन हार्टेड। खुले दिल से अपने जो भी सजेशंस हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल्स पे जरूर उन सभी को भेजें और जितना ज़्यादा संभव मेरे वीडियोस को आप लोग शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भी भेजें ताकि वे भी लाभान्वित हों। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट एक बच्चों में बड़ा ही भय पैदा करता है और खासकर इकोलॉजी का जो टॉपिक है, ये बच्चों में है वो किस रूप में होता है कि जर्नल क्लासेस में जर्नल बातें बच्चा जनरली नहीं जानता है, यानी कि है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इन सब बातों को कई बार बच्चा नहीं जानता है। परिणाम स्वरूप वह बड़ा ही हस्टल बस्टल रहता है, परेशान रहता है कि यार है क्या, ये है क्या। और ये भी खास बात है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न प्रायः पूछा ही जाता है, अक्सर आता है और कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जो मोस्ट ऑफ टाइम जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल होते, हाई लेवल ऑफ कंसेप्ट्स होता है, तो ऐसे में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आज बच्चों, मैं अपनी इस क्लास में विशेष रूप से इकोलॉजी क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इन सभी की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। और अगला जो 15-20 मिनट है, निश्चित ही आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी की ओर ले जाएगा और ये जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत सारा बना रहता है उसे दूर करेगा और निश्चित ही इससे आप लाभान्वित होंगे। तो जस्ट वेट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट। जरा देखते हैं क्या है ये इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है। यदि बहुत सिंपल भाषा में कहें तो पारिस्थितिकी कुछ और नहीं, समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। अंतर संबंध यानी इकोलॉजी इज ए बेसिकली स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स एंड विद देयर सराउंडिंग्स, कि कैसे जीव अपने सराउंडिंग में यानी कि अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं, कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे आप सोचिए, आप जीव हैं, यू आर बायोटिक्स और आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। तो भाई ये भी बात है कि प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, तो आप जो CO2 छोड़ते हैं वो से एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 के साथ वे पानी को जमीन से खींचते हैं और सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया की वजह से एक कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों क्रिया करते हैं और ये ग्लूकोज बनाते हैं। परिणाम स्वरूप क्रिया शुरू, यानी प्लांट का विकास, एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन ही आपका इकोलॉजी है। तो इसीलिए परिभाषा ध्यान रखना, समस्त जीवों यानी कि जो भी आपके सराउंडिंग में लाइफ्स हैं, ऑल द बायोटिक्स एंड भौतिक पर्यावरण जो आपके चारों ओर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं या फॉरेस्ट हैं, जितने भी और भी चीज़ें हैं, उनके मध्य जो इंटरडिपेंडेंसी है, इंटर रिलेशन है, उसी का अध्ययन है आपका पारिस्थितिकी। इकोलॉजी या ओकोलॉजी, ये ध्यान रखना, आप लोग इस समय बोलते हो इकोलॉजी बट इनिशियली इट वाज ओकोलॉजी। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था।
है ना। और बाद में यही जो ओकोलॉजी वर्ड है धीरे धीरे टूटते हुए वर्ड हो गया इकोलॉजी, याद रहेगा। और इकोलॉजी में विशेष रूप से जितनी भी लाइफ्स हैं उसका उनके सराउंडिंग्स के साथ क्या रिलेशन है, उन सभी का विशेष रूप से अध्ययन है। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ्स दिखाई दे रही हैं। जैसे इंडिविजुअल है, फिर इनकी पॉपुलेशन है, और फिर कम्युनिटीज बनती है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ्स इसमें रह रही है, और फिर इससे इकोसिस्टम बनता है, और फिर इससे बायोम, और फिर बायोस्फीयर। यानी कि छोटे से बड़ा, एक से अनेक की ओर स्थिति बनती चली जाती है, और उन्हीं का एक रिलेशन एक दूसरे से बनता चला जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे भी दिखाई देगा कि फिर अगला टर्म है इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है? सराउंडिंग का अध्ययन, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ, एनिमल्स एंड उसके फिजिकल इन्वायरमेंट का। तो भाई उसी में कैसे ये एक्शन रिएक्शन होता है, तो उसका एक सिस्टम होता है। इस दुनिया में कोई भी इस तरह का कार्य होगा जिसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती। अब उसी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। ध्यान रखना, टांसले, एजी टांसले एक बहुत बड़े ये भी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी में भी आपका बहुत सारा तंत्र है ना, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम्स आर देयर। फिर नर्वस में आप जाएंगे तो ऑटो नर्वस, एएनएस और सीएनएस, यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, और यही जब इंटीग्रेट होते हैं तो क्या बनती है? बॉडी बनती है। एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे जरा सोचो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम से हम खाना लेते हैं तो वो अपने लिए तो ऊर्जा प्रोड्यूस करता ही करता है, परंतु पर्याप्त मात्रा में होल बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। होल एनर्जी जब बॉडी के विभिन्न अंगों को जाती है तो वह उसको भी सपोर्ट करती है। जैसे मान लो हाथ है, हाथ पकड़ के खाना देगा तभी तो दांत उसको चबाएंगे, जीभ उसके टेस्ट को लेगी, आगे सब प्रोसेस होगी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो यहाँ पर सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं होते हैं, को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहीं पर देख लो, इकोसिस्टम में इंडोग्राफिक यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। जैसे ये देखो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स भाई बारिश कर रहे हैं। प्लांट है, प्लांट सन से एनर्जी लेके ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और देखो फिर ये एनिमल्स इस पर जो है यह कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वह इसे खा रहा है, तो यह प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और फिर देखिए इसको कौन खा गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर ये एक दिन डेड होंगे, यानी कि उसको सड़ेंगे, गलेंगे और फिर इस मिट्टी में मिल जाएंगे। और फिर देखो सॉइल डिकम्पोजिंग होगा, मिट्टी बन जाएगी और फिर प्लांट उसे कंज्यूम कर, चक्र चलता रहता है। तो विभिन्न संगठक हुए कि नहीं? प्लांट है तब हम हैं तो प्लांट है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से इनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर पारिस्थितिकी तंत्र में हम देखते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं शामिल हैं। जैविक एवं अजैविक, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये वाटर है, इसमें फिश है, ये यहाँ पे गर्ल बैठी उसे पकड़ रही है, ये सभी क्या? जैविक। परंतु देखो वहीं पर माउंटेन है ना, यहीं पर प्लांट है, ये सभी दूसरे तरह के माउंटेन क्या हो गए? अजैविक हो गए। परंतु कहीं ना कहीं ये वायु को जाने वाली वायु को रोक रहे हैं, तो बारिश करा रहे हैं, तो नदियां बन रही हैं, झीलें बन रही हैं, झीलें नदियां बन यानी पानी उपलब्ध हुआ, तो देखो मछलियां बन गई, तो ये बच्ची मछलियां पकड़ेगी, खाएगी, इसका भी जीवन चलेगा।
यह ऑक्सीजन छोड़ेगी, यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी तो प्लांट लेगा, प्लांट फिर ऑक्सीजन छोड़ेगा, यह चक्र चलता रहता है। फिर विभिन्न तत्वों का सजीव एवं निर्जीव अंशों में चक्रण चलता रहता है। चक्रण चलता है यानी कि सभी एक दूसरे से चीजें लेते हैं और देते हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के रूप में जब हम बात करते हैं तो दो तरह के मुख्य घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटकों में बात करते हैं तो भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण में विशेष रूप से तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, कार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फिर उसी में कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और जैविक घटकों में विशेष रूप से उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। याद रहेगा जैविक में कौन कौन से हैं? अजैविक में, अजैविक को फिर हमने तीन भाग में बांटा, कौन सा? भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब यहां पे भौतिक में देखोगे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, है ना, ये सभी ऐसे हैं जो जीव जंतुओं के वितरण, विकास, वृद्धि आदि सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। अकार्बनिक में जल है तो जीवन है भाई, इसके बिना तो कुछ है नहीं। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवों का विकास संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो प्लांट का विकास संभव नहीं है। तो ये सभी उसी अंतर्गत आते हैं। और फिर जैविक में हम लोग देखते हैं तो जैविक में फिर तीन प्रकार के हो जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का सिंपल मतलब ये है कि वह लाइफ जो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, ध्यान रखना, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। और उपभोक्ता क्या है? जो एनर्जी को, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसे कंज्यूम करता है, खाता है। और अपघटक जो एनर्जी संचित हुई, जो एक लाइफ बनी, वक्त के साथ खत्म होगी तो उसे तोड़ देगा, मरोड़ देगा, मतलब उसे डिकम्पोज करने लगेगा और वो सड़ गल के इस मिट्टी में मिल जाएंगी। यानी कि वो वाली बात हुई कि मिट्टी में पैदा हुए गालिब और मिट्टी में ही मिल जाना, है ना। ये काया क्या है? मिट्टी है, माया है, एक दिन मिट्टी में, मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाना, यानी चक्रण प्रोसेस चलती रहती। ठीक है, जब इसी तंत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर हम लोग देखते हैं कि अजैविक घटक, एबायोटिक्स। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके जैविक, अजैविक घटक कहलाते हैं। सभी निर्जीव पदार्थ, जैसे भाई पर्वत है, जल है ना, पठार है, वायु है, ये सभी क्या है? अजीव हैं, यानी कि एबायोटिक्स है। पर्यावरण के अजैविक घटकों में देखो प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें विशेष रूप से सभी फैक्टर शामिल होते हैं, इन सभी को ध्यान रखना। पारिस्थितिकी में जब हम आगे देखते हैं जैविक घटकों में, अजैविक घटकों में अगेन बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा रासायनिक भौतिकी प्रक्रियाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, दवानल, दवानल मतलब फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लगती, जलवायु, मौसम भी शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और बदले में उन कारकों को भी प्रभावित करता है, यानी कि एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल है, मछली है, ये देखिए सारी चीजें प्रकाश हैं। इसमें से अनेक जैसे प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, मौसमी परिस्थितियां, जल, ये सभी क्या हैं? अजैविक हैं। पर वहीं पर मछलियां, ये जीव, ये सभी क्या? जैविक है। ठीक है, जैविक घटकों में जब बात होती, पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत पौधों, प्राणियों जैसे मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी आदि एवं अपघटकों या डिकम्पोजर्स को शामिल किया जाता है। पारितंत्र के जैविक घटक अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं, जो दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक एक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
एबायोटिक फैक्टर इज एनी लिविंग पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट, जो भी इस पृथ्वी पर इन्वायरमेंट में जैविक जीव हैं वही बायोटिक पार्ट है। बायोटिक फैक्टर्स डक, फिश, प्लांट, ये सभी एग्जाम्पल्स के रूप में पानी में देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पारितंत्र के घटक के रूप में जब बात फिर होती है तो जैविक घटकों में मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। समझ में आ रही बात। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पादक। अभी मैंने बताया था उत्पादक का मतलब क्या है, ऐसे जैविक पदार्थ जो इस पृथ्वी पर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और वो कौन है, वन एंड ओनली प्लांट। एक बात आप लोग जानते हो कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत नो डाउट सन है। सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन की इस एनर्जी को आप लोग सीधे सीधे नहीं ले सकते कि भाई आप खड़े हो गए सूरज के नीचे और कहने लगे भाई मैं तो खड़ा हूं 10 मिनट से, बैटरी मेरी चार्ज है। ऐसा क्या होता है? नो, इट नॉट पॉसिबल। पर वहीं प्लांट खड़ा रहेगा उसके नीचे, उसका एक अपना सिस्टम है, वो धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। वातावरण से CO2 लेता है, जमीन से जल लेता है और सूर्य का प्रकाश जो मिलता है तुरंत फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और परिणाम क्या होगा, वह बाद में काफी मात्रा में अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसमें पूरी हो जाएगी और जो अतिरिक्त बचेगा संचित हो जाएगा। वह फूड के रूप में हो सकता है, पत्तियों के विकास में, पौधों जड़ों के विकास में, छाल के विकास में, विभिन्न प्रकार की जो जैविक आवश्यकताएं होंगी उसको मेंटेनेंस में कंज्यूम हो जाएगा। अब इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिक उत्पादक जीव आधारभूत रूप में हरे पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल, एल्गी ग्रीन होता है ना, तो ग्रीन होगा तो यानी क्लोरोफिल होगा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल एवं अजैविक पदार्थों से, सरल यानी कि सिंपल सा जो CO2 अजैविक पदार्थ CO2 है ना, जैविक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉफ या प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं, लाइक प्लांट्स। यस, ये देखिए प्लांट्स क्या हैं, दे आर प्रोड्यूसर। देन हु इज कंज्यूमर? यस, उपभोक्ता कौन है भाई? उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही परपोषी, हेटेरोट्रॉफ या कंज्यूमर कहा जाता है। याद रहेगा, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जैसे आप और हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते ठीक है, तो फिर क्या करते हैं आप प्लांट लेके आते हो, प्लांट को प्रोसेस करते हो, जैसे पालक बालक लेके आया और उसे फ्राई किया, इधर किया उधर किया और फिर सब्जी बना दी, आलू पालक, है ना, आलू पालक बन गया, लो भाई प्रोसेस हो गई एनर्जी। अब वो जो प्रोसेस एनर्जी है वो हमारे पेट में जाएगी, इजीली डाइजेस्टिव होगी। जबकि आलू को आप सीधे खाते तो इजीली डाइजेस्टिव नहीं था, तब आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस स्टार्च को। पालक को सीधे खा लेते, उसको भी आप सीधे सीधे पचा नहीं पाते, परंतु जब उसको ताप मिलता है तो वो ब्रेक कर जाता है और ग्लूकोज में आसानी से फिर वो चेंज होने लगता है, तो डाइजेस्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे वह प्रोसेस चलती है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इट डिवाइडेड इन 3 पार्ट। और कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का सिंपल मतलब यह है कि ऐसे उपभोक्ता जो सीधे सीधे प्लांट से खाना लेते हैं। जैसे देखिए ये जितने भी हैं, जैसे आपके मान लो गिलहरी है या मान लो हिरन है। हिरन क्या घास खाता है ना, बकरी घास खाती है। ठीक इसी तरह से मान लो गिलहरी है, फल खाती है। तो जो प्लांट को सीधे सीधे खाते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राथमिक प्रोड्यूसर जो है, उसको सीधे सीधे कंज्यूम करते हैं, वे कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या शाकाहारी। याद रहेगा,
हर्बीवोरस। फिर दूसरा क्या है भाई, द्वितीयक यानी मांसाहारी, यानी ऐसे हो सकते हैं कि जो इस हिरन को शेर खा जाए, इस हिरन को कुत्ते खा जाए, इस चूहे बिल्ली को ये आपका सांप खा जाए, तो क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे, यानी कि जो शाकाहारी जंतुओं को कंज्यूम कर जाए वह कहलाता है मांसाहारी या सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड थर्ड क्या, तृतीयक ओमनिवोरस। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनुष्य आता है क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, यानी कि ऐसे एनिमल्स, ऐसी लाइफ जो घास को भी खा जाए और एनिमल्स को भी खा जाए। मानव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई। मौका मिलता है तो मांस भी खा लेता है और मौका मिलता है तो रोटी सब्जी भी खा लेता है, इसीलिए वो क्या, सर्वाहारी। यानी कि कह सकते हैं जो कंज्यूमर है तीन तरह के हैं, प्राइमरी या शाकाहारी, सेकेंडरी या मांसाहारी, कॉर्निवोरस या टर्सरी या ओमनिवोरस। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक बात बच्चों और भी है, बड़ी खास बात है, इस प्रकृति में जो भी पैदा हुआ है वो सदा नहीं रहेगा, ये तो परम सत्य है। इस प्रकृति में एक निश्चित समय के लिए प्रत्येक जीव इस पृथ्वी पर आता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, यदि खत्म हो जाए, उसकी बॉडी यूं ही पड़ी रहे, तब तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रकृति क्या करती है, जो भी ऐसी जैविक चीज है उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देते हो। इसमें भूमिका कौन निभाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। ये बड़ी खास बात है, यानी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं कि जब भी कोई बॉडी मृत होती है तो तुरंत उसको डिकम्पोज करने लगते हैं और धीरे धीरे तोड़ के एक दिन समाप्त कर देते हैं और मिट्टी में वो चीज मिल जाती है। वियोजक या अपघटक, डिकम्पोजर्स, अपघटक ये सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को सड़ाते गलाते हैं। इस क्रिया के दौरान अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों का एक दूसरे से पृथक कर उन्हें सामान्य बनाते हैं। जैसे जरा सोचिए, ये बॉडी क्या है, प्रोटीन की बनी हुई ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स, इसमें सैकड़ों अमीनो एसिड्स बने हुए, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन है, तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। हड्डियां हैं जो फास्फोरस, फॉस्फेट, कैल्शियम, विभिन्न तरह के इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई। ये शरीर मिट्टी में जब मिलती है, मान लो जब खत्म हो जाती है, तो फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है और टूट के मिट्टी में मिल जाती है। तो सरलीकरण हो गया इसका, जिसका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पुनः उपयोग करने लगते हैं। जैसे जीव की बॉडी जब टूटती है तो चूंकि बनी हुई अमीनो एसिड्स की है, तो जब अमीनो एसिड्स बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड बना होता है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन के विभिन्न अनुपातों के जुड़ाव से बनता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डिकम्पोज जब होता जाएगा तो वातावरण में नाइट्रोजन अलग निकल गई, हाइड्रोजन अलग निकल गया, कार्बन अलग निकल गया, तो सरलीकृत हो गया। और यदि नाइट्रोजन निकला तो किसमें काम आ जाएगा, तुरंत वो नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स के ग्रोथ पे काम आ जाएगा, जिससे इससे अधिकांश जीव सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में मृदा में रहते हैं। इसलिए देखिए मिट्टी में कोई भी चीज गिर जाए तो धीरे धीरे वो गलनी, सड़नी, टूटनी प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों इन सभी बातों को हम लोगों ने देखा कि यही सब कुछ बातें इकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक बात समझ में आई कि इकोलॉजी इज ए सिंपल स्टडी ऑफ इंटररिलेशन ऑफ एनिमल्स विद देयर इन्वायरमेंट, देयर इंटरेक्शन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन रिएक्शंस, जो इनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। और इसमें आप लोगों ने देखा कि विभिन्न तरह के घटक होते हैं
जैसे विशेष रूप से एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं, एनर्जी कंज्यूमर होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं। इन सब बहुत सारी बातों की मैंने यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ चर्चा की। मैं अपनी अगली क्लास में विशेष रूप से कुछ और चीज़ों पर चर्चा करूँगा, जैसे यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नियम बहुत सारे हैं, ये देखिए नियम कौन कौन से हैं और अन्य क्या क्या चीज़ें हैं, इन पर मैं आगे विशेष रूप से चर्चा करूँगा और उस कारवां को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी बात को रोकना चाहूँगा और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और फिर चर्चा होगी। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।